गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 39 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि डियर हम लोगों ने इस समय कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, कास्टिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था। तो अब उसी से रिलेटेड माय डियर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमने आपको लास्ट में थियर्स एंड प्रॉब्लम क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया था। तो आज का लेक्चर डियर हमारा स्टार्ट होगा जो कास्टिंग टर्म है उससे रिलेटेड। ये कास्टिंग टर्म का मतलब क्या है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते थे डायग्राम का माय डियर, कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक बनाते थे पोरिन बेसिन और इस तरीके से ऐसा हम लोग बनाते थे पोरिन बेसिन। ये कुछ और दूसरे तरीके से देखिए, ये कुछ हम लोग इस तरीके से बनाते थे पोरिन बेसिन। अब इस पोरिन बेसिन में देखिए ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है ऊपर से यहाँ पे देखिएगा, तो इसकी हम बात करें इसके पहले, फिर यहाँ से हम पास ले जाते थे और इस तरीके से ले जाते थे, यहाँ पे इसके सरफेस एरिया को कम कर देते थे। देन यहाँ उसके थोड़ा सा आगे सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा देते थे। देन आफ्टर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक हॉलो कैविटी यूज करते थे और इस तरीके से ये यहाँ से हमारा लिक्विड मोल्टेन मेटल माय डियर क्या होता था, अंदर की ओर फ्लो करता था और फ्लो करके यहाँ पे आता था। तो यहाँ हम लोगों ने सिरेमिक स्ट्रेनर लगा रखा था, सिरेमिक स्ट्रेनर कुछ इस तरीके से, जिसे हम लोग फिल्टर बोलते हैं। अब इस फिल्टर का काम होता था बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज को सब्सट्रैक्ट कर लेना। देन आफ्टर वहाँ से मोल्टेन मेटल आता था। अब सोचो कि ये भी सैंड का बना है और ये भी सैंड का, ये भी सैंड का, ये पोरिन बेसिन भी सैंड का बना होता है, पोरिन बेसिन भी सैंड का बना होता है। तो अब जब हाई वेलोसिटी से आपका मोल्टेन मेटल आएगा तो वह यह भी सैंड है, इस पे इरोड करके अपने साथ इसमें मिक्स कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते थे, स्प्लाश कोर लगा देते थे, स्प्लाश कोर। तो इस तरीके से अब मोल्टेन मेटल यहाँ से आता था, ये हम लोग बना देते थे मिनिमम एरिया। मिनिमम अभी आपको दिखाएंगे कि यह मिनिमम एरिया डियर यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ एग्जैक्ट 3 पॉइंट हम लोग बना सकते हैं गेट पर। तो अब यहाँ तो ये मिनिमम एरिया होता था। मिनिमम एरिया को हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते थे, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते थे, इसे जेट संकोच बोलते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता था, टू कंट्रोल द फ्लो, मोल्टेन मेटल के फ्लो को कंट्रोल किया जाता था। देन आफ्टर उस मोल्टेन मेटल में हैवी इम्प्यूरिटी यहाँ नीचे आकर सेटल डाउन हो जाती थी और लाइट इम्प्यूरिटी ऊपर तैर कर यहाँ पर सेटल इकट्ठी हो जाती थी और प्योर मोल्टेन मेटल आगे बढ़ता था और यहाँ आकर हमारा कास्टिंग कंप्लीट करता था। उसके बाद जब ये मोल्टेन मेटल भर जाता था तो अब यहाँ एक हमने कैविटी लगा रखी थी, राइजर। राइजर ये क्या होता था, मोल्टेन मेटल यहाँ भरने के बाद फिर इसमें राइज होता था, भरता था। अब जब सॉलिडिफिकेशन होने लगता था डियर, सॉलिडिफिकेशन के समय मोस्ट ऑफ द मटेरियल क्या होते हैं, सॉलिड से लिक्विड के समय श्रिंक करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल मटेरियल जैसे बिस्मथ, वो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड आने में एक्सपेंड करता है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन मोस्ट मटेरियल श्रिंक करते हैं। तो जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं डियर, यहाँ पर आप देखो कि जब ये श्रिंक करने लगता है तो यह राइजर का एक्स्ट्रा फिल मटेरियल क्या करता है, इसको फिल देता है वापस और इसके लिक्विड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए यह इसे लगातार फीड देता रहता है। अब लिक्विड जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फेज चेंज, फेज चेंज, या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। दोनों नाम याद रखना, या सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो दोनों श्रिंकेज को दूर करने के लिए, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम लोग राइजर का यूज करते हैं। अच्छा, आप दिमाग में एक टर्म में आ रहा होगा कि सर राइजर तो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा रिजर्वायर है जिसका उपयोग मोल्ड कैविटी में लिक्विड और फेज चेंज या लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन को कंपनसेट करने के लिए एज ए फीडिंग यूज किया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया, इट इज ए रिजर्वायर ऑफ मोल्टेन मेटल प्रोवाइडेड
द कास्टिंग सो दैट हॉट मोल्टेन मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द मोल्ड कैविटी व्हेन देयर इज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन। तो ये हमारा होता है सिंपल सा राइजर का डिफिनेशन। लेकिन अब यहां से ये समझते हैं डियर कि जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो आप ध्यान से देखो कि जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा तो यह भी सॉलिडिफाई होगा, राइजर का भी मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होगा और हमारे कास्टिंग का भी मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि अगर दोनों एक साथ सॉलिडिफाई होगा तो यह इसे फीडिंग दे ही नहीं पाएगा, यह भी सॉलिडिफाई होगा, यह भी सॉलिडिफाई होगा। अगर राइजर का मोल्टेन मेटल पहले सॉलिडिफाई हो गया तो वो यहाँ पर एक सॉलिड के रूप में कलेक्ट हो जाएगा। अब यह लिक्विड है तो यह कभी भी इसको फीड नहीं दे पाएगा। तो हमारी पहली डिमांड डियर यह होनी चाहिए कि इस राइजर के अंदर जो मोल्टेन मेटल भरा हुआ है उस मोल्टेन मेटल का सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है इस मोल्ड कैविटी के अंदर भरे हुए मोल्टेन मेटल के का सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज्यादा टाइम ले, यह सॉलिड होने में ज्यादा टाइम ले, मतलब पहले ये सॉलिड हो देन ये सॉलिड हो, जिससे यह लिक्विड स्टेट में रहेगा तो इसे लगातार फीड देता रहेगा। तो यह बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ राइजर फीचर्स होना चाहिए। तो ये हमारे लिए ये होगा। अब आगे देखिए, सिंपल सी बात है कि ये हमारी क्या थी, यहां से हमने पोरिन बेसिन से मोल्टेन मेटल को भरा, ये हमने क्या लगा दिया था, आपको बताया था, यहाँ पे हमने स्प्लाश कोर लगा दिया, यहाँ पे सिरेमिक फिल्टर लगा दिए थे। अब देखो राइजर के पहले एक टर्म आपको बता देते हैं कि ये जो डिजाइन हमने किया था पोरिन बेसिन, एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है डियर, डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन, या पोरिन कहते हैं या पोरिंग भी कहते हैं, पोरिंग बेसिन। अब पोरिंग बेसिन का जो डिजाइन करते हैं डियर, उसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से बनाया जाता है। अब ये जो फनल आप देख रहे हो, ये फनल कुछ इस तरीके की होती है, ये शेप आपका ये ऐसा दिखाई दे रहा है, आप इसको देखोगे तो यह कुछ ऐसा शेप में दिखाई देगा इस तरीके से। अब यहाँ पे जो डिजाइन करते हैं इसको फिर से देखिएगा डियर, इसकी जो हम लोग डिजाइन करते हैं, देखिए कैसे डिजाइन करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पोरिन बेसिन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं और ये भी बताएंगे कि यहाँ पर एरिया कम क्यों रखते हैं, यहाँ पर एरिया क्यों ज़्यादा रखते हैं। मतलब ये जो स्प्रू हमारा है, स्प्रू है, हमेशा इसे हम लोग टेपर डिजाइन करते हैं और टेपर हम लोग हॉरिजॉन्टल में सरफेस एरिया कम रखेंगे, वर्टिकल में ज़्यादा रखेंगे। इसका रीजन ये है कि एयर एस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट अभी आगे ये भी बताएंगे कि एयर एस्पायरेशन क्या होगा। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ स्प्रू, सॉरी डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन। तो ये जो पोरिन बेसिन माय डियर है, यहां से आप देखो, अच्छा यहां आपने देखा कि ये आर्क बनी हुई है, ये जो आर्क बनी हुई है इसका जो रेडियस लेते हैं माय डियर, यह लगभग 25 आर के बराबर होता है। अब आप समझोगे, सोचोगे सर ये आर क्या है, तो आर इज द d/2 होता है। अब आप कहोगे कि सर डी क्या है, तो डी इज द डायमीटर ऑफ स्प्रू। कौन सा डायमीटर होता है, ये वाला डायमीटर होता है डियर, यहां से लेकर यहां तक जो स्प्रू का डायमीटर होता है वह डी होता है। तो यदि इस स्प्रू का डायमीटर डी है तो ये जो आपका पोरिन बेसिन का आर्क दिखाई दे रहा है यह 25 आर के बराबर होगा। अब अगर बात करते हैं कि इसकी हाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइट ऑफ, यहां से देखो ये हाइट ऑफ पोरिन बेसिन, ये जो h की बात कर रहे हैं तो यहां से h बराबर होता है 2.5 डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों जगह से पूछा जाता है डियर। डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन कैसे करते हैं, तो इसकी हाइट 2.5 डी रखते हैं और इसका रेडियस कितना लेते हैं, 25। कहाँ गया, ये हो गया 25। तो इस तरीके से ये हम इसको डिजाइन करते हैं पोरिन बेसिन को। अब आइए बात करते हैं रिजायर पे। हम लोग राइजर डिजाइन कर रहे थे, तो देखिए मोल्टेन मेटल यहाँ पोरिन बेसिन से जो आ रहा है, ये तो हमने सिंपल सी पोरिन बेसिन दिखाया। एक्चुअल का पोरिन बेसिन डियर इस तरीके से बनता है और यहाँ पे हम मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि कांस्टेंट फीडिंग यहाँ पे मिलती रहे, है ना, ये होता है हमारा। अब देखिए यहाँ से हमारा, इसे हम लोग लैडर बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है,
लैडल होता है। अब लैडल से मोल्टेन मेटल आएगा यहाँ पे, इसके बाद इस रनर में जाएगा, रनर से देखो ये मोल्ड कैविटी में जा रहा है, तो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट को हम लोग गेट बोलते हैं। अब यहाँ से मोल्टेन मेटल फिल हो गया, फिल होने के बाद देखिए ये राइजर में राइज करना शुरू करेगा। अब सॉलिडिफिकेशन के समय यह वापस मोल्टेन मेटल इसको बैक देगा, जिसे हम लोग बोलेंगे एज ए फीडिंग। तो यह सिंपल सा आपका एक राइजर होता है। लेकिन अब इस राइजर में मैंने आपको एक बात बताई डियर, कि जब कास्टिंग के अंदर सपोज करो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, सपोज करिए टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग इज TC एंड TR is the solidification time of राइजर। अब यहां देखिए डियर, यदि हमारा TC कास्टिंग के लिए टोटल रिक्वायर्ड सॉलिडिफिकेशन टाइम हो और राइजर के मटेरियल के लिए टोटल रिक्वायर्ड सॉलिडिफिकेशन टाइम हो, तो हमारी डिजाइन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि TR इज ग्रेटर देन TC। क्वेश्चन आपका यहां से आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है कि द टाइम रिक्वायर्ड, या रिलेशन दे देगा, ऑप्शन आपका सीधे दे देगा TR इज इक्वल टू TC, TR इज लेस देन TC, और C दे देगा TR इज ग्रेटर देन TC, और D ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। अब आपको कहेगा डियर कि फॉर ऑप्टिमम कंडीशन डिजाइन ऑफ राइजर विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगर हमें ऑप्टिमम कंडीशन के लिए डिजाइन करना है, आइडियल कंडीशन के लिए डिजाइन करना है, तो हमेशा हम चाहेंगे कि राइजर का मटेरियल बाद में सॉलिडिफाई हो, कास्टिंग का मटेरियल पहले सॉलिडिफाई हो, तभी हमारा मटेरियल क्या होगा, लगातार फीड देगा राइजर। तो यहाँ पे हमेशा होगा TR इज ऑलवेज ग्रेटर देन TC। तो ये तो हमारी क्या होगा डियर, एक आइडियल या ऑप्टिमम कंडीशन के लिए जब हम लोग राइजर की डिजाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि जब हम लोग राइजर की डिजाइन करते हैं, तो आप ऐसा देखिए, आप यहाँ पे आइए, ये जो कास्टिंग है डियर, इस कास्टिंग के शेप की बात करेंगे तो आप देखिए सॉलिडिफिकेशन टाइम डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर। सॉलिडिफिकेशन टाइम डिपेंड करता है उसके शेप के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखो जो कास्टिंग का शेप है, अब हम किसी भी शेप का लेते हैं, रेक्टेंगुलर हो जाए, ट्रेपेजोइडल हो जाए, सर्कुलर हो जाए, स्फेरिकल हो जाए, सिलेंड्रिकल हो जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप हम लोग लेते हैं डियर। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अब कास्टिंग का शेप हमारा बहुत टाइप का है, तो राइजर का ऐसा कौन सा शेप लें जिसपे हमारा क्या हो कि राइजर बाद में सॉलिडिफाई हो और ये कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई हो। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अब देखिए जब हम शेप की बात करेंगे तो शेप के लिए एक चीज आप ध्यान देना कि इस ऑब्जेक्ट के शेप के लिए हमें क्या करना होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि केवल और केवल इसका वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है स्फेयर वॉल्यूम हो तो उस स्फेयर वॉल्यूम में बहुत मिनिमाइज सरफेस एरिया होगा, रेक्टेंगुलर हो तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालने के लिए डियर क्या करते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग ऐसा कर दें, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, देखिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया ऑफ राइजर ले लें, तो ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग के। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब इसका रेशियो कैसा होता है, जैसे कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, अब रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर बॉडी हमारी कास्टिंग की है, कास्टिंग का ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे
रेक्टेंगुलर बना है तो इसका वॉल्यूम हमें आपको पता है, यदि लेंथ L हो, विड्थ B हो, हाइट H हो तो LBH, तो इसका वॉल्यूम जो हमारा होगा ये वॉल्यूम अपान सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए L इंटू बी इंटू एच। यदि सब की हाइट हम क्यूब को इक्वल मान लें, क्यूब को इक्वल मान लेंगे तो अलग आएगा, लेकिन अभी आप यहां देखिए अपॉन, अब देखो सरफेस एरिया इसकी कितनी फेस है, एक सरफेस एरिया आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, एक सरफेस एरिया ऊपर दिखाई दे रहा है, एक सरफेस एरिया ये दिखाई दे रहा है, और जस्ट 3 सरफेस एरिया इसके अपोजिट हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो टोटल जो सरफेस एरिया है वो कितने हैं, 6 हैं। और एक सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे डियर, तो इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो L इंटू एच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है क्या, सरफेस एरिया। तो अब यहां से देखो वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, ये हमारा होगा किसके लिए, रेक्टेंगुलर बॉडी के। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया सिलेंडर है तो अलग फार्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, स्फेयर सबके लिए अलग अलग लगाएंगे। तो ये होता है हमारा। अब यहां से आपको ये बात समझ में आ गई हो तो देखिए आगे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक कास्टिंग टर्म में एक संवाद समझिएगा कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया के होल स्क्वायर के होती है। क्योंकि हमने बताया कि अभी हमने बताया V/A होता है हमारा, वॉल्यूम अपॉन एरिया होता है। तो यह हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/A का होल स्क्वायर, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ राइजर एंड कास्टिंग। राइजर के लिए अगर यहाँ हम लोग राइजर रखेंगे तो यहाँ V एंड एरिया आपका राइजर के लिए हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग कास्टिंग रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कास्टिंग के लिए। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ राइजर। अभी हम केवल और केवल राइजर की बात कर रहे हैं। तो T हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर बोथ राइजर एंड कास्टिंग के लिए हो जाएगा। उस समय सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रेट की बात करेंगे तो देखो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हमारी हटेगी तो एक आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है K, वेयर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वेयर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है। तो यहां से आप समझो डियर, यदि देखो एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोरिनिमास इक्वेशन क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, केवल इनसे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो कोरिनिमास इक्वेशन इज इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, वेयर ड्रॉप रेडियस इज 2 mm, देन सॉलिडिफाई। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अभी इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके पहले आप देखो, चलिए इसके पहले आप देखो ये जो राइजर हमारा होगा, हमेशा याद रखना कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग होना चाहिए। अब इसके लिए आपको ये देखना होगा डियर कि सबसे, देखिए जिसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो क्या करेगा, ज्यादा हीट को रिड्यूस करेगा। भाई जैसे फिन्स आप समझते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में फिन्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे जिससे हीट रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में या इंजन में या किसी इलेक्ट्रिक मोटर में आप देखो पतली पतली पट्टी लगी होती हैं, उन पट्टियों का काम होता है, वो फिन्स होती हैं, उनका काम सरफेस एरिया को बढ़ा देना होता है जिससे हीट रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हमारे पास फिन्स ना हो तो हम ये देखेंगे कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वह तेजी से कूल्ड होगा और जिसका सरफेस एरिया कम होगा वह धीरे धीरे कूल होगा। तो हम ये जानते हैं कि जिसका सरफेस एरिया कम होगा वह ज़्यादा टाइम लेगा सॉलिडिफाई होने में। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए आप कि सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये आपका ये कास्टिंग हो गया, ये आपका कास्टिंग हो गया। अब ये राइजर यहाँ पे लगा है, ये राइजर लगा है, देखिए ये हो गया राइजर। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं डियर। अब देखिए हमें क्या करना है कि राइजर के सॉलिडिफिकेशन टाइम को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइजर का सरफेस एरिया ऐसा सिलेक्ट कर लें, एक ऐसा कॉमन सरफेस एरिया सिलेक्ट कर लें जो कास्टिंग से ज्यादा टाइम टेकन हो। तो केवल और केवल एक चीज आप समझते हैं, जो स्फेयर होता है हमारे पास माय डियर, स्फेयर यानी कि गोला, गोले का क्या होता है, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है।
मिनिमम सरफेस एरिया होगा, तो जिससे क्या होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी देर से वो हीट को रिलीज करेगा। तो इस तरह से स्फीयर आपका क्या होता है, टेक मोर टाइम फॉर रिलीज द हीट। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर जब स्फीयर का, देखो हमारे पास शेप कई होती हैं, एक हमारे पास सिलेंडर होता है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है, एक क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, पैराबोला होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास शेप होती हैं, है ना। ट्रेपेजोइडल होता है, ट्रेपेजोइडल मतलब इस तरीके से भी हमारे पास शेप होता है। तो अब इन सारे शेप में सबसे मिनिमम सरफेस एरिया डियर हमारा किसका होता है, स्फीयर, यानी कि गोला मतलब ऐसी गेंद का होता है, जैसे गेंद हमारी होती है। अब अगर देखो कि हम यहाँ पे गेंद यानी स्फीयर का अगर राइजर बनाएं, आप देखो स्फीयर राइजर बनाएंगे तो सपोज करिए कि ये हमारे पास कास्टिंग हो, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये मान लीजिए ये कास्टिंग हो गई। अब ये डियर, ये जैसे हमने स्फीयर राइजर बनाया तो ये राइजर यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट कांटेक्ट ओपनिंग जो होगी वो हमारी कैसी होगी, पॉइंट कांटेक्ट ओपनिंग होगी। अब जब पॉइंट कांटेक्ट ओपनिंग होगी डियर, तो उस समय क्या होगा कि ये राइजर मोल्टेन मेटल को यहाँ फिल कर ही नहीं पाएगा। और अब आप सोचोगे कि सर इसको हम बढ़ा के यहाँ से काट देंगे तो ये फिर ये डिजाइन आपकी स्फीयर की नहीं बन पाएगी, क्योंकि गेंद, आप सोचो गेंद को आप नीचे से काटो तो कप टाइप में कट जाएगा, और कप टाइप में कट जाएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि जब इस स्फीयर को यहाँ पे रखोगे तो ये पॉइंट ओपनिंग हो जाएगी, जिस वजह से यह अपने पर्पज में फेल हो जाएगा, यह फीडिंग नहीं कर पाएगा, मोल्टेन मेटल की फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे आपने सोचा कि सर सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का था और यही हम लगाने जा रहे थे चालाकी करके, लेकिन यह तो फेल हो गया। तो अब इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे कोई ऐसा हो जिसका सरफेस एरिया सबसे कम हो, तो हम ये जानते हैं डियर कि इसके बाद एक सिलेंडर हमारे पास होता है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है स्फीयर के बाद सेकेंड पोजीशन पे। अब आप स्फीयर देखो, सिलेंडर को तुरंत रिप्लेस करके किससे लगा देंगे आप, सॉरी स्फीयर को तुरंत रिप्लेस करके किससे लगा देंगे, सिलेंडर से लगा देंगे। जब आपने सिलेंडर लगाएंगे यहाँ पे डियर, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब यहाँ पे आप सिलेंडर लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये इस तरीके से राइजर हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ये मोल्टेन मेटल जाएगा इसमें भरेगा। अब स्फीयर का सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है। तो इस तरह से हमेशा ध्यान देना कि ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन के लिए हमेशा हम लोग राइजर किस शेप का यूज करते हैं, स्फीयर, कभी भी सिलेंडर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा राइजर में सॉलिडिफिकेशन टाइम बढ़ाने के लिए उसे किस शेप का बनाएंगे, सिलेंड्रिकल शेप का बनाएंगे। अच्छा, एक और बात है कि हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम ही तो बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि राइजर जो हमारा है, देखो ये हमारी किसकी ये सब सैंड का बना है डियर, ये सैंड का ही चारों तरफ से हम लोग बनाए हैं। अब हम चाहेंगे कि सैंड के पास एक ऐसे मटेरियल का इंसुलेशन कर दें, एक ऐसे मटेरियल को हम लोग लगा दें कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, मतलब एक हम लोग इंसुलेटेड मटेरियल लगा दें, इंसुलेटेड मटेरियल लगा दें, तो उससे भी क्या होगा, राइजर की हीट डिसिपिएशन कैपेसिटी घट जाएगी, तो राइजर हमें देर तक क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक लिक्विड स्टेट में रखेगा मोल्टेन मेटल। तो इस तरीके से हम लोग इंसुलेटेड मटेरियल भी लगा देंगे। शेप तो मस्ट है, शेप मस्ट है। सेकेंड पोजीशन क्या करेंगे, इस पर एक इंसुलेटेड मटेरियल लगा देंगे। और थर्ड पोजीशन क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा देखो, इसकी क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी रेट को डिक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पास होंगी डियर राइजर डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि कितने टाइप के राइजर हम लोग अपने कास्टिंग में यूज करते हैं। तो अपनी कास्टिंग में डियर हम लोग दो टाइप के राइजर यूज करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, देखिए पहला हमारा टॉप राइजर होता है, दूसरा हमारा साइड राइजर होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए ये जो ऊपर लगा हुआ है मोल्टेन मेटल यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, तो इस तरीके के राइजर को माय डियर हम लोग बोलते हैं टॉप
राइजर जो वर्टिकल ऊपर लगा होता है कास्टिंग के एबव, इसे हम लोग वर्टिकल राइजर बोलते हैं। साइड राइजर क्या होता है डियर? वो राइजर यहाँ पे कहीं इस तरीके से ऐसा हम लोग लगा देते हैं, ये स्फेयर ही रहेगा, मोल्टेन मेटल यहाँ पे आएगा, इस पे भरेगा, देन ये इस तरीके से इसको फीड देना शुरू करेगा। तो ये हमारा होता है टॉप राइजर, ये हमारा होता है साइड राइजर। तो इस तरीके से एक डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा, ये सिलेंड्रिकल होगा, बस ऐसे हमने इसको बना दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा टॉप राइजर और ये हमारा होगा, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइड। तो इस तरीके से दो प्रकार के राइजर हमारे पास होते हैं राइजर के क्लासिफिकेशन में। अब हमने देखा है माय डियर कि राइजर का शेप हम लोग क्या करेंगे, स्फेयर का लेंगे। स्फेयर का सबसे मिनिमम सरफेस एरिया हमारा होगा। तो अगर हम बात करेंगे, सॉरी सिलेंडर लेंगे, तो आप सिलेंडर, देखो स्फेयर तो लेंगे लेकिन स्फेयर हमारा यूज नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे सेकेंड पोजीशन पे। तो अगर सिलेंड्रिकल राइजर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा सिलेंड्रिकल राइजर होता है, जिसकी हाइट हम लोग h कंसीडर कर लें और रेडियस r कंसीडर कर लें, तो डायमीटर हमारा d के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ राइजर यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के बराबर में होता है। किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के बराबर में होता है। देन एरिया ऑफ राइजर, एरिया ऑफ राइजर, एरिया कौन सा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया ऑफ राइजर, सरफेस एरिया ऑफ राइजर। तो इसके कितनी सरफेस है डियर, देखो एक सरफेस ये आपको ऊपर दिखाई दे रहे सर्कुलर, एक सरफेस आपकी बॉटम में दिखाई दे रही सर्कुलर। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर आपका सरफेस का एरिया होता है और एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एक सिलेंडर के बाहर की पूरी ये वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी सर्कमफरेंशियल सरफेस है। तो सर्कमफरेंशियल सरफेस आपकी क्या हो जाएगी 2 पाई आर एच। तो टोटल जो राइजर का सरफेस एरिया हमारा होगा सिलेंड्रिकल, वो फार्मूला याद रखना आप, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहां से आप चाहो तो 2 पाई आर कॉमन ले लोगे, तो ये आपके लिए फार्मूला कुछ भी बना सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या बचेगा आर प्लस एच। तो इस तरीके से ये हमारा होता है मिनिमम सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइजर। अब यही सरफेस एरिया हीट को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देन आगे बात करते हैं फॉर मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ राइजर, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो ये कुछ हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखा था जो हमारे लिए केवल और केवल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। देन आगे देखते हैं कि पुटिंग, ये सारा हम लोग देख लेंगे। स्क्वायर राइजर के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज समझना आप, जो सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा डियर कि वॉल्यूम रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो, देखिए ऐसे V बाई ए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ रेशियो फॉर रेक्टेंगुलर राइजर। अगर रेक्टेंगुलर हम लोग बना ले तो रेक्टेंगुलर राइजर, तो ये आप लोग अपने से खुद भी प्रैक्टिस करिएगा कि वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया के लिए रेक्टेंगुलर राइजर अगर हम लोग यूज करें तो कैसा फार्मूला होगा। तो यदि हम लोग ऐसा मान लें, इसकी लेंथ a, विड्थ a मान लें और हाइट h मान लें, तो उस समय इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बराबर आप जानते हैं रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम क्या होगा a इंटू h1। अब हम लोग अगर इस रेक्टेंगुलर को अभी स्क्वायर मान लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्यूब मान लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए आप देखिएगा अपॉन इस रेक्टेंगुलर के पास टोटल 6 सरफेस एरिया हैं। एक सरफेस एरिया ये है, एक सरफेस एरिया ये है, एक ये है और 3 आपकी हिडन है। तो एक सरफेस एरिया की बात करेंगे तो a इंटू h1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू a इंटू h1, ये हमारा हो जाएगा। ये तो फार्मूला हो गया वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का रेशियो। लेकिन अगर हम बात करें फॉर क्यूब का मतलब सभी a बराबर h1 बराबर भी a ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब का मतलब हाइट विड्थ एंड डेप्थ हमारी सेम हो जाएगी। उस समय इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया v अपॉन a इज इक्वल टू, देखिए इसका a एंड a है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा डियर a क्यूब हो जाएगा अपॉन सरफेस एरिया a इंटू a, मतलब a स्क्वायर हो गया इंटू कितना 6 a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फॉर स्फेरिक, फॉर रेक्टेंगुलर, या इसे हम कह सकते हैं फॉर क्यूबिकल एरिया, ये ऊपर a बचेगा अपॉन 6। तो ये हमारा कितना होता है, a/6 के होता है। मिनिमम ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का रेशियो a/6 होता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि फॉर, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फॉर रेक्टेंगुलर, या फॉर आपका पूछा जाएगा क्यूब, फॉर क्यूबिकल सेक्शन राइजर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इज, अब 4 ऑप्शन देगा। एक पहला ऑप्शन आपका, देख ये तो वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया रहेगा V/A, पहला ऑप्शन रहेगा a/6। a की जगह कुछ भी बदल सकता है, a की जगह आपको वैल्यू, देखो इसकी हम लोग वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, a b c d r d कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम लोग इसको d ले लेंगे तो ये d/6 हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि जो भी डिटर्मिनेंट लेंगे उसके by6 रहेगा। बी ऑप्शन में आप ये दे देगा a/2, सी ऑप्शन में दे देगा a/4 और डी ऑप्शन में दे देगा a/3। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, a/6। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे पुटअप किया जाता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइन ऑफ राइजर। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, v/a का स्क्वायर होता है, वेयर हमारा होता है टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजर एज मच हायर देन द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, यानी कि TR इज ऑलवेज ग्रेटर देन TC। ये हमारा मस्ट है। अब देखो सिलेंडर आर यूज फॉर राइजर एरिया, तो ये तो हमारा राइजर एरिया आपका हो जाएगा π/4d²। देन अब देखो टाइप्स ऑफ राइजर हमने बताया था कि एक साइड राइजर होता है, एक टॉप राइजर होता है। साइड राइजर अगर हम लोग लगाएंगे सिलेंडर के लिए तो πdh आपका उसका क्या होता है, एरिया होता है, मतलब वॉल्यूम होता है, इंटू π/4d² इंटू 2 होता है। क्योंकि जब हम लोग ऐसे देखिए आप, ये कास्टिंग हो गई, यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जब सिलेंडर लगाएंगे ये इस तरीके से, तो इस सिलेंडर का जो एरिया हमारा होगा, तो यहाँ पे आप देखो टोटल वॉल्यूम आपका इसका क्या होगा, πdh के होगा, प्लस टोटल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा π/4d²। एक सरफेस एरिया ये है, देखो ये सरफेस एरिया होता है, सॉरी, और एक सरफेस एरिया आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कि आपका भी मैंने प्रीवियस में थोड़ी देर पहले इसको बताया था, और टॉप राइजर के लिए भी आपका इसी तरीके से निकल जाएगा जब हम लोग सिलेंड्रिकल राइजर यूज करेंगे। और सिलेंड्रिकल क्यों यूज करेंगे उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। चलिए ये सब हमारे क्या है कि थोड़े से डेरिवेशन टाइप के देखें। यही जो हमने लिया था कि साइड राइजर के लिए यदि एरिया आपका, देखो एरिया जब बदलेगा तो ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो आपका बदल जाएगा। तो जैसे देखो यदि हम π/4d² की बात कर रहे हैं तो ये हमारा किसके लिए है, एक हम मान लेते हैं सिलेंड्रिकल राइजर के लिए। अब यहाँ पे एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दोनों सरफेस के लिए π/4d² सरफेस एरिया हो गया, प्लस एक सरफेस ये है। तो इस सिलेंड्रिकल राइजर के लिए टोटल सरफेस एरिया πdh प्लस π/4d² होती है, और वॉल्यूम आपका होता है π/4d² इंटू h के होता है, जिसे हम लोग πr² भी बोलते हैं। ये d बराबर 2r होता है, तो π/4 इंटू 2r का स्क्वायर इंटू h होता है, तो 2 से 2 4 हो जाता है, कैंसिल आउट, ये हो जाता है πr² h हो जाता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम अपान कास्टिंग का रेशियो हम लोग करेंगे तो V/A, देखो V/A हम लोग करेंगे, वॉल्यूम हम लोग क्या रखें π/4d² इंटू h, π/4d² इंटू h अपॉन एरिया हम लोग क्या रख देंगे, एरिया हम लोग रख देंगे ये टोटल का टोटल एरिया, ये हमारा हो जाएगा 2π/4d² इंटू ये। तो इस तरीके से सब रख के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो d/6 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होगा राइजर के लिए। चलिए अब बात करते हैं मेथड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ राइजर। राइजर का परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि राइजर को हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे, राइजर में सॉलिडिफिकेशन टाइम बढ़ाकर उसके परफॉर्मेंस को
इंक्रीज करते हैं तो बेसिक 3 फैक्टर हम लोग यूज करते हैं। पहला तो इंसुलेटेड मटेरियल यूज कर लेंगे, इंसुलेटेड मटेरियल यूज कर लेंगे। दूसरा एक्सोथर्मिक मटेरियल यूज कर लेंगे। राइजर के आसपास ये देखिए, ये जो हमारे पास राइजर बना है, ये मान लीजिए जो राइजर बना है, इसके आसपास का जितना भी मटेरियल है, इसके पास हम कुछ एक्सोथर्मिक मटेरियल यूज कर लेंगे। एक्सोथर्मिक मटेरियल, एक्सोथर्मिक मटेरियल क्या होता है कि वह हीट के साथ रिएक्ट करके हीट को और प्रोड्यूस करता है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट हमेशा इस राइजर के मोल्टेन मेटल को गर्म रखेगी, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक मटेरियल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, ब्लाइंड राइजर यूज कर लेते हैं। ब्लाइंड राइजर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ब्लाइंड राइजर आपका ये होता है, ऐसे देखिए, सपोज करिए कि चाहे वो साइड राइजर हो चाहे वो टॉप राइजर, मान लीजिए हम साइड राइजर की बात, ये हमने साइड राइजर लगा दिया। अब ये साइड राइजर हो गया, ये हमारी कास्टिंग हो गई। तो इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से इसके राइजर के ऊपर ये पूरा सैंड से फिल कर देते हैं। ये राइजर पूरा चारों तरफ सैंड से ऐसे फिल रहेगा, ये पूरा का पूरा सैंड रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग, अब देखो ये ऊपर सरफेस इसकी क्या है, ब्लाइंड है, केवल मोल्टन मेटल यहाँ जाएगा और नीचे की ओर डिक्रीज होगा। तो ऐसे राइजर को ब्लाइंड राइजर, तो हम ब्लाइंड राइजर यूज कर लेते हैं। इंसुलेटेड मटेरियल इसके चारों तरफ यूज कर लेते हैं, और इसके बगल में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक। ब्लाइंड राइजर हमने आपको बता रखा है कि राइजर इज कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड ब्लाइंड राइजर। राइजर जो हमारा क्या है, एक एंड आपका सैंड से कवर्ड होगा और एक एंड आपका ओपन होगा, तो इसे हम लोग ब्लाइंड। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए राइजर स्ट्रेंथ फॉर स्टील कास्टिंग। अगर हम किसी स्टील मटेरियल की कास्टिंग कर रहे हो तो उस समय राइजर स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, स्टील आर डिफिकल्ट टू कास्ट बिकॉज इट अंडरगोज लार्ज अमाउंट ऑफ श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। अब आपको पता है कि जो मटेरियल में श्रिंकेज बहुत होगा, जिस मटेरियल में श्रिंकेज ज़्यादा होगा, उसमें कंपनसेशन को कम करने के लिए उतनी ही ज़्यादा फीडिंग बढ़ानी पड़ेगी, मतलब राइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब राइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा देर तक हमारी हीट को एब्जॉर्ब करके मटेरियल को मोल्टेन मेटल में रखेगा। देन इट आल्सो हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो सिलिकॉन इज एडेड इन द मटेरियल टू रिमूव द टेपर्ड, मतलब रिमूव द मतलब जो ऑक्सीजन इसके अंदर इंक्रीज कर जाएगी। देन द साउंड कास्टिंग particularly case of steel can be obtained by either using insulated pad और exothermic material। अब मैंने आपको बताया कि जब हमें राइजर पे ज़्यादा वर्क करवाना होगा, नॉर्मली तो हम लोग क्या बना देंगे, आपका सिलेंड्रिकल राइजर बना देंगे। अब सिलेंड्रिकल राइजर हमने बना दिया, उसके बाद भी अगर और ज़्यादा मटेरियल हमारा जल्दी से ठंडा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटेड मटेरियल और एक्सोथर्मिक मटेरियल का यूज कर लेंगे। और इन दोनों का यूज जनरली हम लोग स्टील की कास्टिंग के लिए करते हैं, क्योंकि स्टील में श्रिंकेज ज़्यादा होगा, हायर श्रिंकेज होगा। तो वही टर्म हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। वॉल्यूम रेशियो, एक आप रेशियो मान सकते हैं, मतलब ये एक वाई आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड यील्ड, इसे हम लोग यील्ड कास्टिंग भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है और सेफ फैक्टर क्या होता है, ये डायरेक्ट फार्मूले आपसे पूछे जाते हैं। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ राइजर एंड वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग इज द रेशियो ऑफ कॉल्ड फ्रीजिंग रेशियो। तो फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है, ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है। फ्रीजिंग रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू एरिया, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ राइजर एंड वॉल्यूम टू सरफेस
एरिया ऑफ कास्टिंग। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि इसे हम लोग x से रिप्रेजेंट करें, x इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया ऑफ राइजर अपॉन वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग के होता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना, सेफ फैक्टर बराबर L प्लस डब्ल्यू अपॉन एच होता है, वेयर L बराबर लेंथ ऑफ कास्टिंग, W बराबर विड्थ ऑफ कास्टिंग, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ कास्टिंग के होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, यदि हम एक सॉलिडिफिकेशन और एक टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ शो करें, एक ग्राफ हम लोग शो करें सॉलिडिफिकेशन एंड टेम्परेचर वर्सेस। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, देखिए सपोज करिए कि इधर हमारा क्या है, हायर टेम्परेचर है और नीचे लोअर टेम्परेचर है, इधर हमारा सॉलिड है, इधर आपका क्या है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो सॉलिडिफिकेशन के लिए हमेशा आपसे ये वाला जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, इस ग्राफ के ऊपर जितने भी जोन होंगे वो सारे एक अच्छी कास्टिंग प्रोड्यूस करेंगे, और इस ग्राफ के नीचे जो जोन होंगे वो एक डिफेक्टिव कास्टिंग प्रोड्यूस करेंगे। मान लो कि हम लोग इतने टेम्परेचर पे हों, अब इतने टेम्परेचर पे इस ग्राफ को हम मैच कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन मिलेगा इतने टेम्परेचर पर इतने लिक्विड, ये पूरा का पूरा लिक्विड है। अब देखो हाई टेम्परेचर पर, लेकिन इस ग्राफ पे जैसे इस पर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, सेफ जोन। तो इस तरीके से इस टेम्परेचर पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ तक सॉलिडिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके बाहर जब जाएंगे तब हमें सॉलिडिफिकेशन। तो ये सारा हमारा एक ग्राफ आपका दिखाता है सॉलिडिफिकेशन टाइम और टेम्परेचर के। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वही हमारा है कि फ्रीजिंग रेशियो आपका क्या था, वॉल्यूम अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ राइजर एंड कास्टिंग, और वाई आपका क्या था, एक आपका देखिए एक्सिस ऑफ वॉल्यूम रेशियो ऑफ द राइजर कास्टिंग। इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना होइए, बस ये है कि एक इक्वेशन आपकी पूछी जाती है कैनन कर्व, कैनिंग कर्व बोलते हैं, कैनन कर्व या कैनिन कर्व बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यही फार्मूला। इस फार्मूले का मतलब रखिएगा कि x आपको हमने बताया था, x इज द रेशियो ऑफ फ्रीजिंग वेयर x इज a अपॉन y माइनस b प्लस c के होता है, वेयर a इज द फ्रीजिंग कांस्टेंट एंड b इज द कॉन्ट्रैक्शन रेशियो एंड c इज डिपेंड अपॉन द मीडियम अराउंड द राइजर फॉर स्टील, द वैल्यू ऑफ a इज 0.1 एंड b इज 0.3 होता है, 0.03। तो ये डेटा हो सकता है डायरेक्ट आपसे कभी पूछ ले, तो इसके लिए इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा कि आपका कैनन इक्वेशन ने, एक कैनन कर्व ने बताया था x इज इक्वल टू a अपॉन वाई माइनस बी प्लस सी, वेयर a एंड b एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करेंगे मटेरियल पे, और स्टील के लिए a की वैल्यू 0.1 लेते हैं और b की वैल्यू 0.03 लेते हैं, और a आपका क्या है, फ्रीजिंग कांस्टेंट है, और b आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ये सारे हमारे फार्मूले होते हैं राइजर के लिए। अब देखिए स्प्रू की बात करते हैं माय डियर, टाइप्स ऑफ स्प्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्प्रू। स्प्रू के पहले मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से हम लोग देखें, ये हम लोग यहाँ पे क्या लगाते थे, स्प्लाश कोर लगाते थे, सिरेमिक फिल्टर लगाते थे, देन यहाँ पे मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन एरिया लेते थे, देन ये राइजर लग गया, देन ये कास्टिंग हो जाती थी। अब यहाँ पे करते क्या थे डियर, देखिए ये आपका स्किन बॉम्ब भी यूज करते थे। चलिए तो यहाँ पे क्या होता था कि सबसे पहले हमने इसके बारे में बताया, कि इसकी डेप्थ, डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन, डेप्थ आपकी कितना लेते हैं, h बराबर 2.5 d, और ये जो आपका आर्क होता है वो होता है 25 रेडियस के होता है, वेयर r बराबर d/2 के होता है, और d आपका क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्प्रू होता है। तो हमने क्या करना है, डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन हम कर चुके, अब डिजाइन ऑफ स्प्रू हमें करना है और डिजाइन ऑफ रनर हमें करना है। तो रनर तो नहीं करते हैं, डिजाइन ऑफ हम लोग क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से डिजाइन ऑफ स्प्रू, डिजाइन ऑफ गेट, डिजाइन ऑफ राइजर हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए बात करते हैं इस स्प्रू के बारे में। अच्छा, इस स्प्रू के बारे में देखिएगा कि यहाँ से क्या है, इस मोल्ड कैविटी से, या इसको हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया आपका पोरिन बेसिन। पोरिन बेसिन से मोल्टेन मेटल जब डायरेक्ट आएगा तो इसके कितने कैटेगरी हो सकते हैं,
पहला तो ये राइजर आपको जो दिखाई दे रहा है आपका एक स्ट्रेट स्प्रू, सॉरी स्प्रू एक स्ट्रेट कंडीशन में बना दिया जाए। दूसरा आपका क्या हो, ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दें और नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कर दें। तीसरे में क्या कर दें, ये भी टेपर है ये भी टेपर है, ऊपर का क्रॉस सेक्शन ज्यादा और नीचे का क्रॉस सेक्शन कम कर दें। तीनों केस में क्या होगा, पहले केस में और दूसरे केस में देखिए, अच्छा मान लीजिए पहला केस ये हो जाए, दूसरा ये हो जाए, तीसरा ये हो जाए, तीनों केस में मोल्टेन मेटल नीचे आएगा और यहां से आगे बढ़ेगा। अब हम ये चाहते हैं डियर, हम ये चाहते हैं कि देखो ये मोल्टेन मेटल में बहुत सारी एयर मतलब इंक्लूड रहती है। जैसे हम लोग पानी में देखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस क्या होती हैं, इंक्लूड रहती हैं अंदर, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। तो उसी तरीके से सॉलिडिफिकेशन में भी ये गैसेस लिक्विड फॉर्म में इसमें इंक्लूड रहती हैं। और साथ में एक चीज और देखो कि अगर यहाँ मान लो यहाँ इंटर के समय इसका प्रेशर हो जाए P1 और यहाँ पे इसका प्रेशर हो जाए P2। अब एक चीज समझो, इंटर के समय प्रेशर P1 हो और ये जो प्रेशर है ये PATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर आ रहा है, अगर इस ट्यूब के अंदर कहीं पर भी प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर से कम हो जाए तो अंदर वैक्यूम बनना शुरू होगा। वैक्यूम का मतलब सेल्फ एयर वहां पे क्या होंगे, जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से वैक्यूम क्या होता है, एयर को सक करना शुरू करता है, एयर को सक करना शुरू करता है। अगर इस राइजर इस स्प्रू के अंदर कहीं पर भी प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम मिलेगी तो अंदर क्या होगा, एयर आनी शुरू हो जाएगी। उसी इफेक्ट को माय डियर हम लोग बोलते हैं एयर एस्पायरेशन। एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट तभी होगा जब अंदर स्प्रू के अंदर या गेट के अंदर कहीं पे भी प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगी तो वहां पे एयर अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब यहां से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि उस एयर को हमें रोकना है, नहीं तो वो एयर आएगी मोल्टेन मेटल में मिक्स हो जाएगी और सॉलिडिफिकेशन के बाद एक कैविटी बनाएगी, तो इस तरह से हमारी कास्टिंग डिफेक्टिव मिलेगी। अब यहाँ पे डियर क्या करेंगे हम लोग, इस एयर एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम हमेशा चाहेंगे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर या तो हर जगह पर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जिससे ड्यू टू ग्रेविटी ये लगातार इसमें फीड होता रहे, या फिर अंदर का हर जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अब ये चीज आपको पता चल गई कि हमें इस स्प्रू और गेट के अंदर का प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर के बराबर या उससे ग्रेटर रखना है टू अवॉइड द एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। अब चलिए डिजाइन करते हैं। तो देखो पहली कंडीशन में आपका राइजर इस तरीके से है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव टेपर स्प्रू। दूसरी कंडीशन में आपका राइजर इस तरीके से है, इसे बोलते हैं रिवर्स टेपर स्प्रू। और तीसरी कंडीशन में है स्ट्रेट और नॉन टेपर स्क्रू। अब यहाँ पे देखो तीन तरीके का स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है। टेपर ये दोनों हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर टेपर हो रहा है तो इसे पॉजिटिव बोलते हैं, इसे नेगेटिव बोलते हैं और इसे स्ट्रेट बोलते हैं। अब इन तीनों के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे लिए कौन होगा, किनमें जो है किस स्क्रू में हमारा क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर कम और यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। चलिए चेक करते हैं। यही चीज के हम लोग डिजाइन करेंगे जिसे हम बोलते हैं डिजाइन ऑफ स्क्रू। आइए देखते हैं डिजाइन ऑफ स्क्रू के लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर। सबसे पहले देखिए एक स्ट्रेट स्क्रू लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक स्ट्रेट स्क्रू ले लिए और ये हम मान लेते हैं कि ये इसमें एक खाली कैविटी में जा रहा है। ये रनर हमारा हो गया, रनर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया, स्क्रू हो गया। इसे हम लोग मान लेते हैं HS, हाइट ऑफ स्क्रू। अब ये हमारा हो गया स्क्रू। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मोल्टेन मेटल भरा हुआ है। ये मोल्टेन मेटल हमारा इसमें भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हम 1 ले लें, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 2 और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 3। अब इसके बाद ये क्या है, ये मोल्टेन मेटल यहाँ से आगे सीधे गिरेगा तो उसके बाद ये रनर से आगे बढ़ेगा। एक चीज समझिएगा कि जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप समझो कि इस हाइट को हम ले लें। मान लो
देखो टोटल हाइट को अगर हम ले लें, टोटल हाइट कहाँ, स्प्रू से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारा मोल्ड कैविटी था जिसे हम लोग, सॉरी मोल्ड कैविटी तो ये हो गया, ये हमारा क्या होता है, पोरिन बेसिन होता है। अभी हम केवल ऐसी पोरिन बेसिन आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि हम मान ले एच टी इज द टोटल हाइट, यहाँ पे हमने लिखा भी है एच टी इज द टोटल हाइट एंड एच एस इज द हाइट ऑफ स्प्रू, एच एस इज द हाइट ऑफ स्प्रू और एच सी इज द हाइट ऑफ कास्टिंग। अब ये चीजें आपको यहाँ से यही चीज लिखी, देखो एच टी इज द टोटल हाइट वेयर एच टी इज एच सी प्लस एच एस के हैं। तो यहाँ से आप देखिए एच टी इज एच सी प्लस एच एस के है, वेयर एच टी इज द टोटल हाइट एंड एच सी इज द हाइट ऑफ पोरिंग, एच एस इज द हाइट ऑफ स्क्रू। अब कुछ एजम्पशंस हम लोग लेंगे यहाँ पे माय डियर। एजम्पशंस ये लेंगे कि देखिए जब मोल्टेन मेटल इसके अंदर आ रहा होगा तो इस वन पॉइंट पर प्रेशर आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा। और यदि इस पर हम वॉल्यूम V1 मान लें, प्रेशर P1 मान लें, तो P1 प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर के बराबर है और यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यदि P पॉइंट पर हमारा प्रेशर P2 हो, वेलोसिटी V2 हो और 3 पॉइंट पर प्रेशर आपका P3 और वेलोसिटी P3। अब चलिए इसी पर हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए माय डियर, हम लोग क्या करेंगे, V1 हमारा जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ के ऊपर तो कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल इंटर वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई। देन 1 पॉइंट पे प्रेशर आपका क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक रहेगा। अच्छा, इस 3 पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें माय डियर, मान लो हम केवल स्प्रू की डिजाइन कर रहे हैं, तो स्प्रू के लिए अगर हम 3 पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी V बराबर हम जानते हैं √2gh के होता है। V इज इक्वल टू होता है √2gh, वेयर h इज द, मान लो कि जैसे देखो आप ये समझो कि यहाँ पे एक मोल्टेन मेटल लिक्विड भरा, कोई लिक्विड यहाँ पे भरा है। अब वो कुछ इस तरह से वो नीचे की ओर जाकर ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ। अगर इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है कितना नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी V बराबर √2 इंटू जी इंटू इस पॉइंट से फ्री सरफेस तक की हाइट होती है। तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, T पॉइंट पर HT। तो इसीलिए हमारी क्या हो जाएगी, V बराबर √2gh। अब सबसे पहले एक चीज समझो कि हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन बर्नौली इक्वेशन के पहले हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो कहीं भी बर्नौली इक्वेशन लगाइए उसके पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को आप जरूर सेटिस्फाइड कराइए। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम लोग देखो यहाँ पे नहीं सेटिस्फाइड कराएंगे, हम लोग 2 और 3 पर सेटिस्फाइड कराएंगे, क्योंकि हम लोग अपने स्क्रू की डिजाइन कर रहे हैं कि हम स्क्रू कैसा, इस टाइप का। देखो स्क्रू हम लोग इस टाइप का डिजाइन, यहाँ पे आपका क्या है 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है। यहाँ 1 पॉइंट के लिए हम लोग स्क्रू को नहीं डिजाइन कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 2 एंड 3 अप्लाई करेंगे, देन बर्नौली इक्वेशन 2 और 3 पे अप्लाई कर देंगे। तो जो भी इफेक्ट आएगा हम उससे अपना रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 2 एंड 3 अप्लाई करें तो वहां पे क्या होगा, देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, और बर्नौली इक्वेशन आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एवरी पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब मास आपका कांस्टेंट रहेगा, या फ्लो रेट मास आपका कांस्टेंट होता है। फ्लो रेट मास का मतलब डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि Q डॉट हमारा कांस्टेंट होता है। Q डॉट मतलब डिस्चार्ज यानी कि फ्लो रेट, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लो रेट। अब फ्लो रेट कांस्टेंट होता है तो हम ये जानते हैं डिस्चार्ज Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है। तो जब मान लो कि एक पॉइंट पर डिस्चार्ज Q1 हो, दूसरे पॉइंट पर Q2 हो, तीसरे पॉइंट पर Q3 हो, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एवरी पॉइंट पर डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 के भी होगा। देखो आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए ये ट्यूब है, अब इस ट्यूब में लिक्विड आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। यदि यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे डिस्चार्ज Q1 है, अच्छा यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, तो इसके लिए आप अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो Q1 बराबर ये टोटल डिस्चार्ज कुछ इसमें जा रहा है, कुछ इसमें जा रहा है, ये हो जाएगा Q1 प्लस
Q2 के। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज कुछ इस तरीके से हो जाए, अब मान लो यहाँ पे Q1 हो, यहाँ Q2 हो, यहाँ Q3 हो, तो क्रॉस सेक्शन जरूर बदल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 होता है वो इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम के लिए क्या होगा, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 को हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 को हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पीछे आते हैं, तो ये हमारा हो गया। तो जब हम लोग क्रॉस सेक्शन 2 और 3 पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, तो क्रॉस सेक्शन 2 पर एरिया यानी A2 इंटू वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन 3 पर A3 इंटू V3। अब हम क्या करेंगे कि जब देखो पहले हम लोग डिजाइन कर रहे हैं राइजर, तो हमारे पास 3 तरीके के राइजर, सॉरी स्प्रू, तो 3 तरीके के स्प्रू हैं। एक होगा स्ट्रेट स्प्रू यानी कि नॉन टेपर होगा, एक होगा रिवर्स टेपर और एक होगा पॉजिटिव टेपर। तो पहले हम आइडियल कंडीशन के लिए एक स्ट्रेट टेपर ले लेते हैं, वही हमें बता देगा कि ऐसा डिजाइन करना है कि ऐसा करना है कि ऐसा करना। स्ट्रेट टेपर के लिए देखो, स्ट्रेट टेपर के लिए आपका यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगा वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पर भी होगा, क्योंकि चीजें स्ट्रेट हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरिया होगा, एरिया मान लो A2 था, तो यहाँ पर जो एरिया A3 होगा वो किसके बराबर होगा, A2 बराबर A3 के होगा। ये चीज आप ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, यदि A2 बराबर A3 ले लें, तो देखो हमें A2 बराबर A3 लेने पर जब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड करानी है, तो ये जरूर मिलेगा V2 बराबर V3 के मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें मिल गया कि अगर हम स्ट्रेट, ये देखो आप स्ट्रेट स्क्रू का यूज कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी वही वेलोसिटी हमारी यहाँ पे होगी, जो हमारा एरिया यहाँ पे होगा वही एरिया हमारा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन सेटिस्फाइड करा लेते हैं। तो आइए बर्नौली इक्वेशन सेटिस्फाइड कराते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली पहले ये समझिए क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। हर जगह पे एनर्जी आपकी कांस्टेंट होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को मास कंजर्वेशन बोलते हैं। सीधे एसएससी जेई तक में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पुटअप किया जाता है कि मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, या ऐसे दे देगा, बर्नौली लॉ इज स्पेसिफाई या डिटरमाइन। 4 ऑप्शन देगा, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। तो ऐसे होता है। तो अब जब हम लोग डियर क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो बर्नौली क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई पाइप में कोई लिक्विड आपका इधर से फ्लो कर रहा है, यदि यहाँ पे हम डेटम हेड 0 मान लें, यहाँ पे हम डेटम हेड क्या मान लें, H मान लें, तो हमारा क्या होता है, एवरी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इसके लिए कंडीशन होती है कि लिक्विड आपका क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इन नॉन विस्कस होना चाहिए, रोटेशनल नहीं होना चाहिए, मतलब इरोटेशनल होना चाहिए। तो ये हमारे सारे कंडीशन के साथ जब कोई लिक्विड इस पाइप से फ्लो करता है, तो एवरी पॉइंट पर समेशन ऑफ ऑल एनर्जी इज कांस्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। सभी ऊर्जाओं का कौन कौन सा, प्रेशर हेड, डाटम हेड और काइनेटिक एनर्जी का योग हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है एवरी पॉइंट पर। कौन कौन सी एनर्जी का समेशन होता है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, कॉमा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डाटम एनर्जी या डाटम हेड जिसे बोलते हैं, डाटम हेड, इस हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये हमारा होता है बर्नौली इक्वेशन। अब देखो हमें 2 और 3 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। तो पहले 2 पर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर एनर्जी इज हमारा क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हेड हमारा क्या हो जाएगा, HS, और 3 पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी प्लस P3 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस डेटम हेड हमारा क्या है, 0 है। ऐसे आप देखो कि यहाँ से हमारा डेटम ये कितने ऊंचा है, 2 पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ से HS हाइट पर है, लेकिन 3 पॉइंट हमारा कहाँ है, इसी जगह पे है।
तो डेटम हेड, इतनी ऊंचाई पर हमें हेड कितना मिल रहा है, HS के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर एनर्जी क्या होगा, P²/2G। यहाँ देखो P²/ρg, P²/ρg, तो सॉरी P/ρg, तो प्रेशर कितना है, P2 है। और वेलोसिटी आपकी क्या है, V2²/2G प्लस हेड आपका HS होगा। और 3 पॉइंट पे यहाँ पे देखो P3 प्रेशर है, तो P3/ρg प्लस वेलोसिटी V3/2G, V3²/2G प्लस डाटम हेड आपका 0 है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो P3 को हम लोग क्या करेंगे, P2/ρg प्लस HS इज इक्वल टू P3/ρg। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन हमारे पास क्या है, हमने कंडीशन लिया था V2 इज इक्वल टू P3 के। अब ये हमने कैसा लिया था, जब रेक्टेंगुलर या स्ट्रेट स्क्रू जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे तो हमें क्या मिला था, V2 इज इक्वल टू V3 के। जब V2 इज इक्वल टू V3 कर देंगे, V2 बराबर V3 कर देंगे, तो देखो 2G से 2G तो कैंसिल आउट हो ही गया था, V2 बराबर यहाँ V3 हो गया, तो इससे V3² ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, P2/ρg प्लस HS, ये ρg प्लस HS यानी कि हाइट ऑफ हेड इज इक्वल टू P3/ρg को होगा, विच V2 बराबर V3 जो हमने देखा। अब इस इक्वेशन से आप देखो माइंड, ये हमारे पास एक इक्वेशन निकलती, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिजाइन ऑफ स्क्रू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, अच्छा देखो यहाँ पे P3/ρg, देखो ρg दोनों तरफ आपके कॉमन है। अब एक चीज समझो, जो P2/ρg है, अच्छा P3/ρg इज इक्वल टू है P2/ρg प्लस HS के, मतलब P3/ρg की वैल्यू क्या है, P2/ρg प्लस HS है, यानी कि P3/ρg इज ग्रेटर है, ग्रेटर कितना है, HS ज्यादा होगा, P2/ρg प्लस HS है, तो P3/ρg ग्रेटर है, HS इसमें और ऐड हो रहा है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि P3 की वैल्यू ज्यादा होगी P2 से, इस इक्वेशन से। ये कॉन्सेप्ट आप लगाइए, इस कॉन्सेप्ट से हमें दिखाई दे रहा है कि P3 इज ग्रेटर देन P2। अब देखो, जब P3 इज ग्रेटर देन P2, अब हमारा क्या हो जाएगा कि P3 इज, देखो 3 कंडीशन हमारी बनेगी। अच्छा पहली कंडीशन आप यहां समझो, एक प्रेशर यहां पे है, प्रेशर यहां पे। सपोज करो कि यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या था, P2 था और यहाँ पे P3 था। पहले इसे देखो, एक कंडीशन हमारी मान लो ये बन जाए, दूसरी कंडीशन बन जाए P3 इज इक्वल टू P2 के, और तीसरी कंडीशन बन जाए P3 इज लेस देन P2 के। तो इस तरीके से जब 3 कंडीशन बनेगी, तो पहली कंडीशन हमने आपको देखा, देखो अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, एयर आपकी क्या करेगी, क्योंकि यहाँ जब प्रेशर कम हो जाएगा तो अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होना शुरू होगा, और जब अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा तो एयर आपकी क्या होगी, इंटर करना शुरू। यदि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर इक्वल रहेगा, बराबर एटमॉस्फेयर का रहेगा, एयर इंटर नहीं करेगी। यदि यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो और यहाँ का प्रेशर कम हो तो भी एयर आपकी इंटर नहीं करेगी। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो कि एक नोट पॉइंट देखो, P3 इज ग्रेटर देन P2, P3 इज इक्वल टू P8m। इफ P3 इज ग्रेटर देन P2 होगा तो सो एयर कम्स इनटू द स्क्रू, इट मींस एयर एस्पायरेशन स्टार्ट। इसका क्या मतलब है कि पहले यहाँ पे देखो कि हमें क्या करना है कि, अच्छा देखो एयर जब इसके अंदर आ रही है, एयर आने का मेन रीजन ये है कि एयर तभी आएगी कि जब प्रेशर यहाँ का क्या हो जाए, मान लो यहाँ का प्रेशर आपका कम हो जाए, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर इसके अंदर इंटर करेगी, और इंटर करेगी तो ये आनी शुरू हो जाएगी, और आनी शुरू हो जाएगी तो इसे हमें अवॉइड करना है। जब एयर को अवॉइड करना होगा, एयर अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो देखो P2 का प्रेशर बराबर P3 करेंगे, बराबर एटमॉस्फेयर के करेंगे, P2 का प्रेशर बराबर P3 के करेंगे, बराबर एटमॉस्फेयर के करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो आगे देख लेते हैं। अगेन हम लोग क्या कर दें, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। हमें प्रेशर को, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, वेलोसिटी को हम लोगों ने इक्वेट किया था, इक्वल किया था। अब एक बार प्रेशर को इक्वल करके देखते हैं कि अगर हमें एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकना है
तो हम हर जगह पर प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट मान लें एटमॉस्फेयर के, या तो एटमॉस्फेयर के बराबर मान लें या एटमॉस्फेयर से ज़्यादा मान लें। अगर इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा तो भी एयर नहीं आएगी, और एटमॉस्फेयर के बराबर होगा तो भी नहीं आएगी। तो पहले हम एटमॉस्फेयर के बराबर मान लेंगे, फिर देखते हैं कि ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन अगेन 2 and 3। तो 2 and 3 लगाएंगे तो 2 पे हमारा क्या होगा, P2/ρg प्लस V2² जी प्लस HS हमारा क्या है, स्क्रू हेड है, और P3/ρg प्लस V3² जी प्लस हेड हमारा क्या है, 0 है। अब जब प्रेशर हम लोग इक्वेट कर दे रहे हैं, P2 बराबर P3 कर देंगे, तो P2/ρg बराबर P2/ρg कर देंगे, क्योंकि P3 बराबर P2 के कर देंगे। प्रेशर हम लोग इक्वल मान ले रहे हैं, तो उस समय ये हमारा कट जाएगा। तो देन V2² प्लस HS इज इक्वल टू V3² बचेगा। ये हमारा इतनी इक्वेशन रिमेन हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग कंटिन्यू, मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो A2P2 इज इक्वल टू A2B2 इज इक्वल टू A3B3 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो A2B2 जब हम लोग दोबारा अप्लाई करेंगे बर्नौली कॉन्टिन्यूटी, A2B2 इज इक्वल टू A3B3। यहाँ से अगर हम लोग V2 की वैल्यू निकालना चाहें तो V2 बराबर A3B3/A2 हो जाएगा, A3/A2 इंटू V3। पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू रखें, V2 की रख लें इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन देखो V2² प्लस HS, तो यहाँ V2 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। अब चलो V2 की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो V2² माइनस, देखो इसको हम लोग इधर बुला लेंगे, माइनस V3² A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू HS को हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहीं पर रख दें, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको हम लोग इधर लेके चले जा रहे हैं। तो V2 बराबर हम लोग देखो क्या रख रहे हैं, V2 इज इक्वल टू हम लोग रख रहे हैं ये A3/A2, तो हम लोग क्या रखेंगे, A3/A2 कर देंगे, इंटू साथ में V3 कर देंगे। तो ये रहेगा, ये चीज़ हमारी इधर चली जाएगी तो माइनस में, तो V3²/2g यही बचेगा हमारा V3²/2g, ये V3² है अपॉन 2g माइनस V3²/2g A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू HS। अब यहाँ पे क्या होगा, V3²/2g कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 माइनस A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू HS बराबर देखो हमारा क्या है, हाइट ऑफ क्या है, HS इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, देखो HS इज इक्वल टू HT माइनस HC के कर सकते हैं, HT माइनस HC के कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, HS इज इक्वल टू HT माइनस HC के कर देंगे। देन आफ्टर आगे देखो V3²/2g 1 माइनस A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू HT। अब हम लोग क्या कर दें, 1 माइनस HT कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस HT/SC। देन अच्छा V3 बराबर हम लोग जानते हैं √2g HT के होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। V3 बराबर T पॉइंट पर अगर हम लोग जानेंगे वेलोसिटी तो √2g HT के होता है, थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल चुके हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, कौन सी वैल्यू को, V3 को रखेंगे। तो यहाँ V3 रखेंगे, V3 की वैल्यू √2g HT के रखेंगे, ये हो जाएगा √2g HT। देखो V3 स्क्वायर था तो √2g HT का स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू HT 1 माइनस HT/SC। देन यहाँ से आप देखो HT, अब यहाँ देखो √2g HT था, स्क्वायर हमने कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल और केवल HT बचेगा। क्यों HT बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि √2g H का स्क्वायर था, तो ये इस रूट हट जाएगा, तो यहाँ 2g HT अपॉन 2g बचेगा, 2g कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, HT। ब्रैकेट में क्या था, 1 माइनस A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था HT 1 माइनस HT/S। अब HT से HT आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा 1 माइनस SC/ST। देन आफ्टर आप देखो इस 1 से आप इसको इधर ले जाओगे तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A3/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू SC/ST बचेगा। अब ये जो इक्वेशन आपकी दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन आपकी क्या दिखाई दे रही है, ये एक पैराबोला प्रोफाइल दिखाई दे रही है, एक पैराबोला प्रोफाइल दिखाई दे रही है। तो हमेशा देखो एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्क्रू बनाएंगे, देखो ये पोरिन बेसिन हो गया। अब इस पोरिन बेसिन से अगर हम लोग रेक्टेंगुलर बना रहे थे तो हमारा क्या था कि यहाँ से एयर एस्पायरेशन इफेक्ट स्टार्ट हो रहा,
इस रेक्टेंगुलर को हम लोग ना बना के हम लोग क्या करेंगे, एक कैसी पैराबोला प्रोफाइल, क्योंकि इक्वेशन हमारी कैसी आएगी, पैराबोला आएगी। इस पैराबोलिक यानी परवलय हमारा स्क्रू कैसा डिजाइन करेंगे, ऐसा डिजाइन करेंगे, ऐसा डिजाइन करेंगे। ये मिनिमम यहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, ये हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे, ऐसा डिजाइन करेंगे, यहाँ मिनिमम एरिया होगा। अब ये चीज क्या है कि सैंड में, इस चीज सैंड में ये प्रोफाइल बनाना, ये प्रोफाइल बनाना हमारे लिए क्या है, टफ है, टफ है। तो हम क्या करेंगे, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकने के लिए इस प्रोफाइल की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको टेपर स्क्रू बना देते हैं। टेपर स्क्रू मतलब ऐसा स्क्रू बना देते हैं। अब ऐसा स्क्रू बनाने पर आप देखो, ये पॉइंट अब आपका क्या था 1, ये पॉइंट था 2 और ये पॉइंट था आपका 3। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ का एरिया बढ़ा दिए। अच्छा, यहाँ का एरिया बढ़ा दिए, आप देखो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब प्रेशर जब यहाँ का ज़्यादा होगा तो अंदर एयर क्या होगी, इंटर नहीं करेगी। अगर यहाँ का प्रेशर कम हो जाता, एयर इसमें क्या हो जाती, इंटर कर जाती। तो इसीलिए हमने इसके एरिया को बढ़ा दिया, और एरिया बढ़ाया तो हमारा ये जानते हैं आप कि जब वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो प्रेशर वहाँ का क्या होता है, प्रेशर आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो इसलिए हम एयर एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम ये क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, और इस क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं टेपर स्क्रू। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग ऐसा भी टेपर स्क्रू बना सकते थे, ऐसा भी टेपर स्क्रू बना सकते थे, तो क्या इसमें एयर एस्पायरेशन होगा? तो यहाँ पे देखो क्या होता है माय डियर, यहाँ पर आपका एरिया कम है, एरिया कम है तो लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा, और इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी कम होगी और प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ वैक्यूम बनेगा, जिससे अंदर क्या होगा, प्रेशर मतलब एयर इंटर करना शुरू कर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने स्क्रू में एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकने के लिए ना इस तरीके का राइजर डिजाइन करेंगे और ना ही स्क्वायर या स्ट्रेट राइजर डिजाइन करेंगे। सेफ फैक्टर के लिए हम लोग कैसा राइजर डिजाइन करेंगे, पैराबोलिक प्रोफाइल डिजाइन करेंगे, और वो पैराबोलिक प्रोफाइल हम लोग ऐसा टेपर स्क्रू करके बना। अब अपने प्रीवियस डायग्राम में चलते हैं। अब आप देखो, ये राइजर भी हमारे लिए सेफ नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो इस तरह से, और ये राइजर भी हमारे लिए सेफ नहीं है। हमारे लिए सेफ कौन सा है, ये राइजर है। तो इस तरीके से राइजर डिजाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम सरफेस एरिया ऐसा अपना डिजाइन कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो, ये हमारा हो गया राइजर के लिए एक पैराबोलिक कर्व आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन ये सैंड में ऐसा बना पाना, क्योंकि ये सब सैंड का ही बन रहा है। जो हम लोग यहाँ से ये जो पोरिन बेसिन बना रहे हैं, ये सैंड का बना रहे हैं, ये सारी चीजें सैंड की बनती हैं। तो सैंड का बना पाना टफ होता है, यहाँ पे पैराबोला प्रोफाइल अचीव कर पाना टफ है। ये हमारा क्या है, आइडियल आपका है, आइडियल स्क्रू। लेकिन रियल में हम लोग कैसा बनाते हैं, रियल में हम लोग टेपर बनाते हैं। तो इस तरीके से माय डियर हम लोग ऐसा बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्या हैं कि कुछ एजम्पशंस हैं। इन सैंड मोल्ड पैराबोला शेप आर नॉट possible so that taper screw are provided, then avoid air aspiration effect। तो ये हमारा होता है एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे माय डियर, ये तो देखो, ये तो आपको पता ही है, HT बराबर HC प्लस HS के होता था। टोटल हाइट ऑफ कास्टिंग बराबर स्क्रू हाइट प्लस कास्टिंग हाइट के होता था। HT ग्रेटर देन TT होता था, देन AT ग्रेटर देन, ये सब तो हमने आपको पहले बता रखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे माय डियर, गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगे कि हम लोग कितने टाइप के गेट यूज करते हैं, उनको कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।